नमस्कार। मैं चेतन लाल रेगर, स्वयं समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय में हम कल क्रांति के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम ये चर्चा करेंगे कि क्या क्रांति के लिए हिंसा आवश्यक है। इज वायलेंस ए मोस्ट फॉर रिवॉल्यूशन। क्रांति के संदर्भ में यह प्रश्न किया जाता है कि क्या क्रांति के लिए हिंसा आवश्यक है अथवा क्या हिंसा से क्रांति लाई जा सकती है। इस प्रश्न के उत्तर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही। कई बार क्रांति लाने के लिए हिंसा अनिवार्य हो जाती है जब क्रांति का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाना हो, जब सत्ताधारी लोग अपने स्वार्थों में डूबे हुए हों और वे जनहित के कार्यों के प्रति उदासीन हों तथा नवीन परिवर्तनों का विरोध करते हों और सत्ता नहीं त्यागना चाहते हों, तो ऐसी स्थिति में सत्ता परिवर्तन के लिए हिंसा आवश्यक हो जाती है और ये सामाजिक हित में भी होती है। कई विद्वान जैसे डी टोकविले हैं, कार्ल मार्क्स हैं, लेनिन हैं, स्टालिन हैं, माओ त्से तुंग है तथा अनेक अन्य साम्यवादी विचारक क्रांति के प्रारंभिक स्तर पर हिंसा का आवश्यक मानते हैं, क्योंकि सत्ता से चिपके लोगों को हटाने का कोई और तरीका नहीं है। किंतु दूसरी ओर कुछ विचारक का मत है कि सैद्धांतिक दृष्टि से क्रांति हिंसा का आवश्यक अंग नहीं है। प्रजातंत्र में अहिंसक विधियों से ही सत्ता परिवर्तन होता है और समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन किए जाते हैं। क्रांति की विभिन्न परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि हिंसा क्रांति का आवश्यक अंग नहीं है। किंतु जब व्यावहारिक पक्ष पर दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं कि क्रांति के लिए हिंसा अथवा भय आवश्यक है। लोगों को पूंजीपतियों के आर्थिक शोषण से बचाने एवं आतताई शासकों से मुक्ति दिलाने के लिए अनेक या आतंक एवं हिंसा का सहारा लेना ही होता है। क्रांति के कुछ कारण हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सी दशा या कारक है जो क्रांति को जन्म देती है। तो इस संदर्भ में फ्रॉइड ने व उसके समर्थकों ने कहा था कि क्रांतियाँ मानव की दमित इच्छा की मुक्ति का परिणाम है। जब लोगों की इच्छाओं का दमन होता है तो वे मुक्ति पाने के लिए क्रांति को जन्म देते हैं। इसी संदर्भ में लीबो ने भी कहा था कि निम्न वर्ग के लोगों में पाशविक प्रवृत्तियाँ अधिक होती है और वे उच्च वर्ग की सत्ता छीनने के लिए क्रांति करते हैं। इसी प्रकार गोडसॉक ने भी क्रांति के 3 कारणों का उल्लेख किया है। पहला, परिवर्तन की मांग। परिवर्तन की मांग तब आती है जब आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियाँ द्वारा कुश प्रशासन किया जाता है अथवा जब जमानत नहीं नियंत्रण व्यवस्था की आवश्यकता महसूस करती है। दूसरी, सफलता की आशा। क्रांति के लिए भी आवश्यक है कि साहसी नेतृत्व हो जो लोगों को सफल होने की आशा बंधाए। तीसरा, नियंत्रणकारी समूह की कमजोरी, विश्वास भी है। क्रांति के लिए लोगों में सत्ताधारी समूह के कमजोरियों की जानकारी आवश्यक है। लोगों को यह विश्वास होना चाहिए कि सत्ताधारी अब सड़ चुके हैं, वे अपने आप में विभाजित हैं और वे किसी भी प्रकार के संकट का मुकाबला नहीं कर सकते। सभी क्रांतियों के जीवन इतिहास में इन कारणों को हम ढूंढ सकते हैं। इलियट तथा मेरिल ने भी क्रांति के 3 प्रमुख कारणों का उल्लेख किया है, जिसमें पहला है सुरक्षात्मक तनाव। समाज व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त होती है और उसे यह विश्वास होता है कि उसके हितों की रक्षा की जाएगी। किंतु जब व्यक्ति समाज व्यवस्था में असुरक्षा महसूस करने लगते हैं तो उस व्यवस्था को ही बदलने के लिए प्रयास किए जाते हैं और उसके स्थान पर ऐसी नई व्यवस्था की स्थापना के लिए संघर्ष करते भी हैं जिससे उन्हें सुरक्षा प्राप्त होती है। दूसरा कारण जो है वह है स्वतंत्रता से संबंधित तनाव, फ्रीडम टेंशन्स। स्वतंत्र रहने की भावना ने लोगों को सदैव ही क्रांति के लिए प्रेरित किया है। जब लोगों की स्वतंत्रता का हनन होता है, उन पर अनुचित नियंत्रण लाए जाते हैं, उनका दमन किया जाता है, तो लोग स्वतंत्र होने के लिए क्रांति का सहारा लेते हैं। आज़ादी के लिए संघर्ष क्रांति का मूल मंत्र रहा है। फ्रांस की राज्य क्रांति भी स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया गया था। इसी प्रकार स्त्रीकरण संबंधी तनाव। प्रत्येक समाज में एक संस्करण की व्यवस्था पाई जाती है जिसमें लोगों को
उच्चता एवं निम्नता के क्रम में रखा जाता है, किंतु समाज में ऐसी व्यवस्था भी की जाती है कि योग्य व्यक्ति उच्च पदों को हासिल कर सके। जिस समाज में गतिशीलता का अभाव होता है, संस्करण में कठोरता होती है और लोगों को अपनी परिस्थिति परिवर्तन करने के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, तो वहाँ भी क्रांति की संभावना अधिक होती है। लोग दमन एवं शोषण से मुक्ति पाने और गतिशीलता के लिए संपूर्ण समाज व्यवस्था का ही बदलना चाहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्रांति आती है। इसी प्रकार चौथा कारण युद्ध बताया गया है। ये अन्य कारणों में हम गिन सकते हैं। युद्ध के कारण भी समाज में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए लोग समाज में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता को महसूस करने लगते हैं। इसके संदर्भ में युद्ध काल की क्रांतियों के जो लिए उपयुक्त है, उसमें वो अवसर प्रदान करता है। रूसी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, बल्गेरिया आदि अनेक देशों में युद्ध काल में ही क्रांतियाँ हुई थी। इसी प्रकार एक अन्य कारण है जनसंख्यात्मक कारक। जब किसी देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि या कमी होती है, तो अनेक परिवर्तन घटते हैं, जैसे परिवार, विवाह, प्रथाएं, लोकचार, सामाजिक आदर्श और मूल्यों में भी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जाने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रांति द्वारा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बदलने के प्रयास किए जाते हैं। आर्थिक कारक। अनेक सामाजिक क्रांतियों में आर्थिक कारक प्रमुख रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक विषमता को क्रांति का प्रमुख कारण माना है और वे कहते थे कि समाज में प्रमुख रूप से दो वर्ग पाए गए, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। इन दोनों के बीच गहरी आर्थिक खाई होती है, तो पूंजीपति श्रमिक वर्ग के आर्थिक शोषण पर ही पनपता है। तो श्रमिक वर्ग द्वारा इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए वह संघर्ष करता है, जिसका परिणाम स्वरूप क्या होता है? क्रांति जन्म लेती है। इसी प्रकार पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं। राजनीतिक कारक को भी क्रांति का मूल आधार कह सकते हैं। जब जनता सत्ता भ्रष्ट हो जाती है, तो उसके खिलाफ वह जनता ध्यान नहीं दे पाती है और वह जो स्वार्थ वाले लोग हैं, अपने स्वार्थ के कारण शोषण समाज में बढ़ाते हैं, समस्याएं बढ़ती हैं, जिसके परिणाम जनसंख्या में जनता में असंतोष फूटता है और वह सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति कर बैठते हैं। इसी प्रकार कल्चरल फैक्टर्स भी हैं, सांस्कृतिक कारक भी उत्तरदायी हैं कि क्रांति का जन्म सर्वप्रथम मानव के दिमाग में आता है। जब विचार, मूल्य, विश्वास, मनोवृत्तियों में जो चेंज होता है, तो वो क्रांति के लिए वातावरण बनाता है। इसी प्रकार साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हैं, मनोवैज्ञानिक कारक। मानसिक असंतोष भी क्रांति का प्रमुख कारण है। जब लोगों की आकांक्षाओं, भावनाओं, इच्छाओं का दमन होता है, तो उनकी अभिव्यक्ति के उचित अवसर उपलब्ध न हो, तब व्यक्ति समाज में क्रांति के अवसर को ढूंढते हैं। इसी प्रकार सोशल फैक्टर भी हैं। जब सामाजिक संरचना और संगठन में अव्यवस्था पैदा हो जाती है और समय के साथ अनुकूलन करने में वह असमर्थ होते हैं, तब लोगों में असंतोष पैदा हो जाता है और वो सड़ी गली व रूढ़िवादी समाज व्यवस्था को बदलने के लिए रिवॉल्यूशन का सहारा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये 10 कारण जो है समाज में क्रांति को फैलाने के बताए गए। अब इसके क्या परिणाम हुए, उन परिणामों के भी हम यहाँ चर्चा करना आवश्यक है। तो सांस्कृतिक क्रांति के जो परिणाम हैं, उनमें पहला परिणाम क्या निकला क्रांति का, वो है विघटन। क्रांति के कारण समाज में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार के विघटन पैदा होता है। क्रांति के बाद समाज में नई व्यवस्था का जन्म होता है, जो व्यक्ति के व्यवहार पर नए प्रकार के नियंत्रण को ला देती है। क्योंकि व्यक्ति पुरानी व्यवस्था में डल जाते हैं और वह नई व्यवस्था का विरोध करते हैं, और व्यक्ति स्तर पर भी नई व्यवस्था के प्रति तनाव होता है, असंतोष होता है, जिससे व्यक्तियों में विघटन की स्थिति पैदा होती है। इसी प्रकार पारिवारिक विघटन। क्रांति के कारण कई परिवार नष्ट भी हो गए। हिंसा के कारण कई परिवार के कमाने के वाले जो सदस्य हैं, वो मौत के घाट उतार दी जाते हैं, जिससे स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, और भरण पोषण के लिए जो स्त्रियां वेश्यावृत्ति या बच्चे अपराध का सहारा लेते हैं। तो परिवार का जो परंपरागत जो व्यवसाय है, जब नष्ट हो जाता है, तो सदस्यों में भरण पोषण संबंधी समस्या पैदा होती है और परिवार गरीब हो जाता है, और लोग ऐसी दशा में परिवार के सदस्य में जो तनाव होता है, और तनाव ही विघटन का कारण बनता है। इसी प्रकार आर्थिक असुरक्षा, यह भी एक परिणाम के रूप में उभर के आया है। क्रांति के समय समाज में लूटपाट, चोरी, डकैती का बोलबाला हो जाता है, और समाज विरोधी जो व्यक्ति हैं, अव्यवस्था की स्थिति का लाभ उठा करके शोषण करते हैं। तो समाज में आर्थिक अपराध बढ़ जाते हैं, तो लोगों की प्रॉपर्टी के अधिकार छीन लिए जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टी हत्या ली जाती है। तो ऐसी स्थिति में भरण पोषण करना भी कठिन हो जाता है। तो हिंसा व तोड़फोड़ के कारण व्यापार
एवं उत्पादन भी नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से आर्थिक दशा बिगड़ने लगती है। इसी प्रकार अपराधों में वृद्धि। क्रांति के दौरान यौन व्यवहार संबंधी जो नियमों की अवहेलना की जाने लगती है, जिससे यौन अपराध बढ़ जाते हैं। वेश्यावृत्ति एवं बलात्कार की दर भी बढ़ जाती है। तो समाज में व्यभिचार फैल जाता है और कामुक लोगों अपनी इच्छाओं की पूर्ति का मौका मिल जाता है। फ्रांस और रूस की राज्य क्रांति के दौरान इस प्रकार की घटनाएं अत्यधिक बढ़ी हैं। इसी प्रकार सत्ता में परिवर्तन। क्रांति का प्रमुख उद्देश्य होता है सत्ता में परिवर्तन होना। जब किसी अक्षम या बुरी सत्ता को उखाड़ फेंका जाता है तब तो उचित है, किंतु कई बार मात्र सत्ता हथियाने की दृष्टि से भी सैनिक क्रांतियाँ हुई है। ऐसी क्रांति में हत्या, खून खराबा, हिंसा खुलकर प्रयोग होता है। इससे समाज में आतंक और भय का माहौल पैदा होता है। इसी प्रकार एक नंबर 6 जो परिणाम वह है धर्म के प्रभाव का ह्रास। अर्थात क्रांतिकारी लोग धर्म को क्रांति में बाधक मानते हैं और उसे वे नष्ट करना चाहते हैं। तो धार्मिक विनाश के कारण समाज में अनियंत्रण बढ़ जाता है। व्यक्ति कई बार हम धर्म एवं ईश्वर के भय के कारण ही नियंत्रित आचरण करते हैं। इस प्रकार क्रांति धर्म पर गहरा आघात पहुंचाती है और अंतिम परिणाम है जन धन की हानि। क्रांति के दौरान क्रांति चाहने वाले एवं उसके विरोधी दोनों पक्षों में संघर्ष एवं मारकाट होती है। रक्तपात एवं हिंसा की स्थिति बन जाती है। इससे दोषी और निर्दोष सभी को जान से हाथ धोना पड़ता है। तो क्रांति में होने वाले जनहानि से समाज की जो शारीरिक और बौद्धिक श्रम शक्ति में कमी हो जाती है, जिसका प्रभाव निर्माण के कार्य पर भी पड़ता है। यही नहीं, क्रांति के दौरान तोड़फोड़, आगजनी के कारण व्यक्तिगत और राष्ट्रीय संपत्ति नष्ट हो जाती है, जिससे समाज को आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। इस प्रकार से क्रांति के 7 दुष्परिणाम यहाँ पर बताए गए। इस प्रकार क्रांति के संदर्भ में आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।